नमस्कार सभी को। गणित चालीसा के इस भाग नंबर 3 टॉपिक अपना वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंदर आने वाले सभी फॉर्मूलों के बारे में, सभी प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बड़े विस्तार से मैं बताता चलूंगा। कोशिश करेंगे कि कम समय में इस पार्ट को पूरा करें, क्योंकि गणित चालीसा आपका एक ही काम करिए कि आपके समय की बचत करिए और पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। 2 क्लासेस अब तक हो चुकी है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज की तीसरी वैदिक गणित की क्लास और शुरुआत करते हैं अपने कुछ वैदिक बातों के साथ में। वैदिक के कुछ शब्दावली को लेते हुए अपने बात करते हैं। यहां पर 3 जो मुख्य शब्द मैंने यूज किए हैं यहां पर लिखे हैं आपके लिए। परम मित्र, उसे पूरक अंक भी कहा जाता है। ऐसे 2 अंक जिनके अंकों का जोड़ 10 हो जाता है वो कि एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परम मित्र कहलाते हैं। जैसे 7 का परम मित्र है 3, 5 का परम मित्र है 5, 2 का परम मित्र है 8। ऐसे 2 अंक जिनका जोड़ 10 हो जाए आपस में, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परम मित्र या पूरक अंक कहलाते हैं वैदिक के अंदर। दूसरा, निखिलम अंक और चरम अंक को ध्यान रखें। अगर आप कोई एक ऐसी संख्या लिखते हैं, जैसे 3654, तो उस संख्या का जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक को बोला जाता है चरम अंक बोला जाता है। इकाई अंक को चरम अंक बोला जाता है और शेष बचे जितने भी अंक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निखिलम अंक कहते हैं। तो इकाई अंक को छोड़ने के बाद संख्या के प्रत्येक अंक को निखिलम अंक कहा जाता है और इकाई अंक को आप क्या कहते हैं? चरम अंक कहते हैं। परम मित्र क्या होते हैं? ऐसे 2 अंक जिनके अंकों का जोड़ 10 हो, वो एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। आधार, उपाधार और विचलन। एक एग्जांपल से आप समझ लेंगे। 712 आपने लिखा है। मान लीजिए आपने एक संख्या लिखी 712। आप अगर इस संख्या को तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 7 नोट है हमारे पास में 100 रुपए के और 12 रुपए ऊपर है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या को तोड़ते हैं आप इस प्रकार से, जिसमें एक संख्या 10 के पावर के रूप में आती है। 10 के पावर के रूप में मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 1 का मान 10 होता है, 10 की पावर 2 का मान 100 होता है, 10 की पावर 3 का मान 1000 होता है। 10 की पावर के रूप में जो वैल्यू आती है वो कहलाती है आपका आधार, और वो आधार किसी जिसके साथ गुणा करता है वो कहलाता है उपाधार, और पीछे जो कोई संख्या जुड़ती है तो वो कहलाती है आपका विचलन मान कहलाता है। तो आपने यहां पर देखा कि 10 के पावर के रूप में कौन है? 100। तो 100 आपके दी गई संख्या का क्या है? आधार है। 100 गुणा किसके साथ करा है? 7 के साथ, तो 7 आपका क्या है? उपाधार है। और जुड़ने वाली संख्या कौन सी है? 12। तो 2 आपका क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। ये हमें आगे फॉर्मूलों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में आते परम अंक। ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। पीछे पूरक अंक था और अब परम अंक है। परम अंक यानी सबसे बड़ा अंक ब्रह्मा के रूप में। बड़ा अंक जो होता है वो हमारे पास में अधिकतम मैक्सिमम बड़ा अंक 9 ही होता है, क्योंकि उसके बाद में वापस गिनती 2 अंकों में शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा अंक 9, 9 को क्या कहा जाता है? परम अंक कहा जाता है। बीजांक क्या होता है? कोई आपने एक संख्या पकड़ ली, कोई भी एक संख्या पकड़ ली, और आप ये कहते कि उस संख्या के हम अंकों का जोड़ करते हैं और जोड़ का आगे फिर जोड़ करते रहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक कि संख्या का मान एक अंक में ना प्राप्त हो, और एक अंक में जो मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? उस संख्या का बीजांक कहलाता है। तो जैसे आपने 2 में जोड़ दिया 4, 4 में जोड़ दिया 3, 3 में जोड़ दिया 5, तो 8 4 12 2 14, लेकिन 14 बीजांक अंक नहीं है। आपका मान 2 अंकों में प्राप्त हो गया, और हमने कहा कि उस संख्या का मान जब तक एक अंक में ना प्राप्त हो आप बीजांक वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहां से अब आगे जो जोड़ प्राप्त हुआ उसको वापस फिर से जोड़ना शुरू करो। 1 और 4 का जोड़ क्या मान आया? 5। तो आप कहेंगे कि दी गई संख्या का जो बीजांक मान है वो क्या कहलाता है, या क्या है? 5 है। बीजांक मान का मतलब ये नहीं कि इकाई अंक उठाया हमने अंकों का जोड़ किया, संयोग वंश उसके इकाई अंक के बराबर में आ गया, लेकिन इकाई अंक को हम क्या कहते हैं? चरम अंक कहते हैं। तो ये होता है बीजांक। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये तो थी वैदिक के अपने पास में कुछ सामान्य शब्दावली जिसका यूज किया जा सकता है। 2011 या उसके आसपास के एग्जाम को अगर हम देखते हैं तो यहां से नियमों से बनी बातें पूछी गई थी। उसके बाद में ज्यादातर एग्जाम के अंदर आपसे सीधे सीधे किसी बड़ी 6 अंकों की संख्या, ये ध्यान रखना आपके सिलेबस में अधिकतम 6 अंकों की संख्या है, जिसका वर्गमूल या घनमूल पूछ सकता है, या किसी संख्या का वर्गमान या घनमान पूछ सकता है।
अगर ये 4 क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ लेते हैं, किसी का वर्ग, किसी का घन, किसी का वर्गमूल या किसी का घनमूल, तब हमें गणित की किसी भी वैदिक विधि की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा गुणा भी करके आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ गुणा करने वाली वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि आप उसे कर नहीं पाएंगे, तो वहां पर आपको कुछ विधियों की भी जानकारी होना चाहिए। जैसे अभी 2024 के अंदर आया था अपने पास में कि 1185 कुछ ऐसी शायद बड़ी वैल्यू थी, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था, दो बड़ी वैल्यू का गुणा पूछ लिया। अब 4-4 अंकों के अगर दो बड़ी वैल्यू का आपस में गुणा पूछ करता है तो, या पूछा जाता है तो भी हमारे लिए है तो एक गुणा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बड़ा बन गया। इसलिए वैदिक विधियों की जानकारी आपको होना चाहिए। यहां से मैं बात करता हूं वर्ग और घन के बारे में। कुछ समानताएं हैं, इसलिए मैंने हमेशा जहां विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूजन आती है, आपको या मुझे यूं लगता है कि यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको मैंने एक दूसरे के आमने सामने रख दिया ताकि तुलनात्मक रूप हो सके। देखिए 3 विधियां, सूत्र एकाधिकैन प्रवण विधि, वर्ग करने में, वर्ग यानी स्क्वायर करने में भी काम आता है, और घन यानी क्यूब करने के काम आता है। कौन सी? सूत्र एकाधिकैन प्रवण विधि दोनों में है, सूत्र उपसूत्र अनुरूपण विधि दोनों में है, निखिलम विधि यावदुनम तावदुनी विधि भी दोनों में है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है, मतलब स्क्वायर में भी आता है और क्यूब में भी आता है। तो ये 3 विधियां कॉमन है जो दोनों में आती है। उसके बाद में अपने पास में ऊर्ध्वतरीय द्वंद्व योग विधि, जो कि 2011 के एलडीसी में पूछा गया था, और उसके बाद में संकलन व्यंकलन इष्ट संख्या विधि। ये वर्ग करने की 5 विधियां हैं और घन करने की 3 विधियां हैं, जिसमें 3 विधियां कौन सी? उपसूत्र अनुरूपेण विधि, एकाधिकैन प्रवण विधि और निखिलम विधि दोनों में ही आती है, वर्ग में भी आती है और घन में भी आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है निखिलम विधि से क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपसे कह दिया कि केवल वर्ग, केवल घन या दोनों, तो अपने को ध्यान रखना है कि निखिलम विधि से दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो 3 विधियां कॉमन कौन सी, उनका नाम याद रखेंगे आप। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम एक एक विधि को, पहले हम वर्ग को लेकर चलते हैं। वर्ग की 500 विधियों का फॉर्मूला और एक एक एग्जांपल, इतना करेंगे बात खत्म होती चलेगी। एकाधिकैन प्रवण में ध्यान रखना है, ये केवल उन संख्याओं में काम करता है जिनका इकाई अंक 5 हो। भले वो संख्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की, फर्क नहीं पड़ता। किसी विधि के किसी के कोई एक सीमाएं होती है, उससे वो बाहर नहीं जा सकती। तो ये ध्यान रखना है कि सूत्र एकाधिकैन प्रवण विधि सिर्फ केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग करने पे वर्ग प्राप्त करवाती है जिनका केवल और केवल इकाई अंक 5 हो। घन में ये जरूरी नहीं, वर्ग में केवल इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। 2 खंड बनाए जाते हैं। अच्छा 205 इंटू 205 क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि अगर आपसे पेपर में 205 का स्क्वायर पूछ रहे हैं और आपके कोई विधि समझ में आई नहीं, पेपर के दौरान भूल गए, तो आप ये तो जानते हो ना कि 205 का वर्ग का मतलब होता है कि 205 का गुणा 205 से करना है। छोटी वैल्यू है और समय पेपर में अच्छा खासा है, तो हम क्यों उलझे, छोड़ने से बेटर है हम गुणा कर ले, है ना। तो ये इसलिए मैंने इसे लिखा है। 205 के वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 205 अपने आप से 2 बार गुणा करेगा। 2 खंड बनाने हैं, दाएं खंड में इकाई अंक का वर्ग, या यूं कहिए कि दोनों आपस में गुणा करेंगे। तो दोनों आपस में गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 हो गया। पीछे दोनों में एक समान राशि बचेगी, जो बचा क्या? 20। पीछे जो भी बचे उसके तुरंत बाद गिनती का जो नंबर आता है, जो भी बचे उसके तुरंत बाद गिनती का नंबर, 18 बचा तो 19, 141 बचा तो 142, तुरंत बाद वाला नंबर। तो 20 के बाद कौन आता है? 21। 21 का गुणा किया, 21 दुआ 42, 420, और यहां से 5 से कितना हो गया? 25। ध्यान रखना है कि दाएं खंड में हमेशा 2 ही अंक आएंगे, दोनों उठा लोगे आप। तो आप बीच की लाइन, एकाधिकैन प्रवण विधि में सब कुछ करने के बाद केवल बीच की लाइन हटा दो और आपका आंसर प्राप्त होता है 420, 25। फर्स्ट विधि एकाधिकैन प्रवण, इकाई अंक 5 के लिए और वर्ग करने के लिए। चलिए नंबर सेकंड विधि आती है उपसूत्र अनुरूपण विधि के अंदर, जिसमें हमें 3 खंड बनाने होते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 72 का स्क्वायर बताएं। हमारा क्वेश्चन है कि 72 का स्क्वायर बताएं। छोटी संख्या है, हम 72 का गुणा 72 से कर सकते हैं। पहले आपका फेवरेट 2 का पढ़ा, फिर 7 का पढ़ा, रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बड़ी संख्या हो सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि उपसूत्र अनुरूपण विधि केवल और केवल 2 अंकों की संख्या के लिए उपयोगी है। इससे बड़ी यह संख्याओं का वर्गमान नहीं ज्ञात करवा सकती आपको। केवल 2 अंकों की संख्या, केवल और केवल 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब ये विधि केवल और केवल 10 से लेके 99 तक के लिए ही काम में आएगी। करना क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है। आपको क्या करना चाहिए, ये a प्लस बी वाली होल स्क्वायर सर्वसमीका आती है कि नहीं आती? आती है तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यही आपका फॉर्मूला है। इसे हटा दो, ये आपका, यहां पर a और b 2 अंक है,
एक अंक को आप a मान लो और एक को आप b मान लो। तो वो कहता है कि पहले b यानी जो इकाई अंक है उसको हमने b मान लिया, दहाई अंक को हमने a मान लिया, b स्क्वायर दहाई अंक का स्क्वायर करना है तो हमने सबसे पहले किया 2 का स्क्वायर। फिर वो कहता है कि इन दोनों का आपस में गुणा करके डबल कर दो, तो हमने 7 इंटू 2 और डबल करने के लिए 2 कर दिया, ये दूसरा काम हुआ। फिर वो कहता है a यानी दहाई अंक का स्क्वायर, तो हम यहाँ करेंगे 7 का स्क्वायर। और अब अपने पास में ये बीच में प्लस मत लगाना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपने प्लस लगा दिया तो ये मत लगा देना, वो सर्वसमीका थी तो ठीक था, इसमें से भी हम प्लस हटा देते। बीच में सिंबल कोई नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमें यहाँ से 3 खंड बनाने हैं। हमें यहाँ से क्या बनाने, 3 खंड, ये पहला खंड ये दूसरा खंड। पहले में b यानी इकाई अंक का स्क्वायर किया, पहले में हमने इकाई अंक का स्क्वायर किया, फिर दोनों का गुणा करके डबल किया, फिर दहाई का स्क्वायर। वैल्यू लिखो, 2 का स्क्वायर 4, 7 दुआ 14 दुआ 28, 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। अब आपने को क्या करना है, प्रत्येक खंड में से एक अंक लेना होता है। तो यहां से लिया 4 का 4, यहां से लिया 8, जो आगे का कोई भी अंक बच जाए, एक अंक लेने, प्रत्येक खंड में से केवल एक अंक लिया जाता है। एक अंक लेने के बाद में जो भी बचेगा वो हंसल के रूप में, कैरी के रूप में आगे आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा और 49 और 2 कितना हो जाएगा 5184 आपका आंसर आ जाता है। किसका, 72 का स्क्वायर विधि, उपसूत्रानुरूपण विधि सर केवल 2 अंकों पे काम करती है। चलिए आ जाइए, उसके बाद में आ जाती है सबसे बड़ी विधि है निखिलम विधि। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि ये किसी भी बड़ी संख्या को ज्ञात करने में सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए बनाती है। निखिलम विधि वर्ग में भी और घन में भी, लेकिन इसके 2 मेथड है, निखिलम विधि के 2 मेथड है। या तो आपको केवल आधार मान मिलेगा और या केवल उपाधार भी मिलेगा। आधार मान कब मिलता है, जब कोई संख्या 100 के आसपास की हो, 1000 के आसपास की हो, 10,000 के आसपास की हो, तब तो आपको आधार से काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो संख्या 700 के आसपास की है, 900 के आसपास की है और इसी प्रकार से 1500 के आसपास की है, तो वो फिर उपाधार लेके आएगा। तो उसी क्रम में हम बात करते हैं, 2 खंड बनाते हैं, तब जब आपको सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि आधार है कि उपाधार, आप अपनी संख्या के टुकड़े करो। 1007 के टुकड़े किए तो आपके पास में क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा होगा, आपको प्राप्त हो रहा होगा 1000 प्लस 7, 1000 प्लस 7, 1000 आपका क्योंकि 10 के पावर में है तो ये क्या है आधार, और प्लस माइनस वाली संख्या क्या है विचलन। और आपको ध्यान रखना होता है कि विचलन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर विचलन अपने पास में 7। अब आपको क्या करना है, 2 खंड बनाने हैं। तो पहले खंड में उसने कहा है कि दाएं का विचलन का स्क्वायर करो, तो विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। उसके बाद में विचलन प्लस संख्या होगी, तो संख्या कितनी है 1007, विचलन कितना है 7, तो आपको क्या करना है उस संख्या में आपका विचलन जोड़ना है। लो जी, इतना करते ही वर्ग, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 1007 में 7 जोड़ दिया तो 1014। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे ही आप अपने 2 खंड बनाते हैं या किसी विधि में 3 खंड बनेंगे, निखिलम विधि में यह शर्त होती है प्रत्येक खंड में से उतने अंक लिए जाते हैं जितने आधार में शून्य होती है। तो आधार में 0 3 है तो प्रत्येक खंड में से 3 अंक उठाएंगे, लेकिन यहां पर तो 2 ही है तो तीसरा अंक बना दो। ये लो जी, तीसरा अंक बना दिया। अगर अंक कम पड़ रहा हो तो 0 लगा के पूरा करो, अगर ज्यादा हो तो अंशल के रूप में आगे भेज दो। तो यहां से पहले खंड में से 3 अंक आगे क्योंकि आधार में 3 0 थी, दूसरा खंड तो पूरा का पूरा लिखेगा। लो जी, कितना बड़ा प्रश्न और सेकंडों में आपने खत्म कर दिया। 10 14 0 49। क्यों बोलना है कितना लाख कितना हजार है, हमें वैल्यू मिलान करना ऑप्शन में सही है। तब जब आपके पास में क्या था आधार था केवल और केवल। लेकिन अगर ये उपाधार में आ जाए, कैसे देखो 312 लिख रखा है, 312 का वर्ग करेंगे तो क्या आपकी संख्या 3 इंटू 100 प्लस 12 नहीं होगी क्या, 3 इंटू 100 प्लस 12 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आप देखेंगे आधार 100, उपाधार 3, विचलन 12 है। अब अपने को क्या करना है, इसका वर्ग करना है। वर्ग करने के लिए दाएं खंड में विचलन का स्क्वायर, तो विचलन 12 है, 12 का स्क्वायर किया पहले खंड में। दूसरे खंड में क्या करना है, आपने कहा संख्या प्लस विचलन, तो संख्या कितनी है 312 है, विचलन कितना है 12 है, इसका गुणा कर देना है किसके साथ उपाधार, और उपाधार कितना है 3। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर्मूला नहीं याद रहा तो समस्या है, फॉर्मूला याद रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है अपने पास में। यहां से हल करते हैं, ये गुणा 3 है, पावर मत लगा देना। 312 और 3 हो गया 12 हो गया 324 हो गया, 324 का गुणा 3 से करना 24 48 72 अपने पास में, और 3 3 9, 972। अब ध्यान से
दाएं खंड में 3 अंक है और आधार में 0 कितनी है, 2 है, तो प्रत्येक खंड में से 2 अंक लेंगे, तो यहां से आ गया 44 आ गया, ये एक जो है अंसल के रूप में इधर आएगा, तो 972 और एक कितना हो गया 973, 44 आपका आंसर प्राप्त होता है 312 का वर्ग। ये आपके पास कौन सी विधि, निखिलम विधि। निखिलम विधि के दो पार्ट होते हैं, आधार के साथ या उपाधार के साथ, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, दोनों से ही वर्ग प्राप्त किए जा सकते हैं और कोई सीमा की बंदिश नहीं, कोई बंदिश नहीं है इस पे, किसी भी संख्या में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी चौथी विधि सूत्र ऊर्ध्व त्रियक द्वंद्व योग विधि, जिसके अंदर क्या करते हैं, पहले हमें समूह बनाने होते, खंड बनाने होते। ये समूह कैसे प्राप्त होंगे, उसके लिए देखो आपके संख्या ली कितनी 624 का स्क्वायर करना है और 624 में अंक कितने हैं, 3 हैं, तो अंक समूह कितना बनेगा, उसके लिए ये सूत्र याद रखो 2n-1। n क्या होता है, अंकों की संख्या, अंक कितने हैं 3, तो हमने क्या कहा 2 का गुणा 3 से किया -1, 6 में से 1 गया 5, मतलब आपके पास कुल मिलाकर 5 खंड बनेंगे। खंड कैसे बनेंगे वो ध्यान से सुने। दाएं तरफ से आप अपने इस संख्या को देखिए 624, क्योंकि 2 बार गुणा करके मैंने बता दिया, पर वास्तव में तो आपके पास संख्या केवल यही है ना 624 का स्क्वायर। खंड बनाते समय दाएं तरफ से अंक पकड़ते हैं, दाएं से पहला 4 पकड़ा, फिर उसके आगे का अंक उसके साथ मिलाते चलते हैं, 4 के साथ कौन आ गया, 2 आ गया, ये हो गया दूसरा खंड। हम आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ाएंगे एक अंक को जोड़ते चलेंगे, संख्या बड़ी होती चलेगी। अब हम 24 आ गया, अब इसके साथ 6 जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 624। अब जैसे ही संख्या पूरी हो जाती है पीछे से छोड़ना शुरू कर दो, पहले सारे पूरे कर दो, बीच वाला एक खंड आएगा जिसमें सारी वो संख्या आ जाएगी पूरी पूरी, संख्या पूरी आते ही दाएं तरफ से पीछे छोड़ना शुरू कर दो, 4 को छोड़ दो यहां से तो क्या बचा 62, फिर 6 2 को छोड़ दिया तो क्या बचा 6। ये अपने पास में द्वंद्व योग के पहला काम खंड प्राप्त करना। अब द्वंद्व योग कैसे प्राप्त करना है ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी आपके पास एक अकेला अंक हो द्वंद्व योग उसका हमेशा वर्ग होता है, एक अकेले अंक का हमेशा वर्ग होता है। अगर आपके पास में 2 अंक हो, जोड़ा बन रहा हो, अगर जोड़ा बनता है तो आपस में गुणा करके डबल करना है, आपस में 4 दूआ 8, 8 का डबल कितना हो गया 16, 4 दूआ 8 और 8 का डबल कितना हो गया 16। अब आ जाते हैं 3 अंकों का, 3 अंकों का जब आपको द्वंद्व योग प्राप्त करना होता है तो बॉर्डर की तरफ से पहले जोड़े बनाए जाते हैं, बॉर्डर की तरफ से जोड़े बनाए जाते हैं, तो 6 चौके कितना हो गया 24। लेकिन जब कोई 2 अंक आपस में गुणा करेगा तो डबल होगा, तो 6 चौके 24 और 24 दुआ कितना हो गया 48, तो ये हो गया 48 अपने पास में। 6 चौके जब भी 2 अंक आपस में गुणा करेंगे गुणा होकर डबल होगा, तो 6 चौके 24 दुआ 48, और जो आपका बीच का अंक बचा केवल एक, और एक अंक का द्वंद्व माना आपने क्या बताया था वर्ग करना, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 48 और 4 कितना हो गया 52। आगे आइए, फिर से 6 और 2, 2 अंक है 24 की तरह आपस में गुणा करके डबल हो जाएगा, 6 दुआ 12 दुआ 24, ये हो गया। फिर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। आपने सभी खंडों के द्वंद्व योग प्राप्त कर लिए। सभी खंडों के द्वंद्व योग प्राप्त करने के बाद में प्रत्येक खंड में से एक अंक लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां से 6 का 6 एक हंसल के रूप में आया, तो 6 16 और 1 17 का 7, फिर एक हंसल के रूप में आया 52 और 1 53, 53 का 3 हंसल 5 में आया, 25 और 4 29, 29 का 9 हंसल आया 2 बचा, और 36 और 2 कितना होगा 38, 93 76, 38 93 76 आपको क्या प्राप्त हुआ वर्ग प्राप्त हुआ किसका 624, जो कि एक बड़ी संख्या थी हमारे लिए। वर्ग प्राप्त करना किसके माध्यम से, ऊर्ध्व त्रियक के माध्यम से। ऊर्ध्व त्रियक में भी कोई शर्त नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, आप किसी भी बड़ी या छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको खंड प्राप्त कितने होते हैं ये जानकारी 2n-1 बताएगा। प्रत्येक खंड का आप द्वंद्व योग प्राप्त करते हैं, द्वंद्व योग प्राप्त करने का तरीका बता दिया, जिनके बॉर्डर से जोड़े बन जाए दुगना कर दो, और जो अकेला हो उसका वर्ग कर दो और आपस में जोड़ दो, तो वो द्वंद्व योग होता है। प्रत्येक खंड का द्वंद्व योग प्राप्त करते हैं और प्रत्येक खंड में से केवल एक अंक लिया जाता है, द्वंद्व योग विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ग प्राप्त करने के इष्ट संख्या विधि संकलन व्यकलन विधि के बारे में बात करते हैं। जब भी आपके पास में कोई एक क्वेश्चन दिया जाता है 106 का स्क्वायर, इसमें दो भाग बनते हैं, x होता है आपकी संख्या, x होता है आपकी संख्या और a होता है आपका इष्ट मान, a होता है आपका इष्ट मान। तो संख्या कौन सी है 106 है अपने पास में। इष्ट मान क्या होता है कि कोई भी एक अपनी तरफ से आपको अपनी मर्जी से जो एक संख्या जो अच्छी लगे वो उठा लो, लेकिन संख्या ऐसे उठाओ कि अगर जोड़ें या घटाएं तो आपकी एक संख्या शून्य में प्राप्त हो जाए, मतलब एक 10 के पावर के रूप में या 20 के पावर के रूप में, मतलब जीरो वाली वैल्यू बन जाए एक में,
पूरी जीरो नहीं बनेगी, जीरो से संबंधित वैल्यू बन जाए, ऐसा कुछ भी मान उठाओ। तो हमें देख रहे हैं कि अगर हम चाहे जोड़े या घटाएं, ये बात कही थी, अगर 106 में से 6 घटा दें तो 100 आएगा कि नहीं आएगा, और 100 का किसी से गुणा करना आसान होता है, इसलिए आपको ऐसी संख्या अंक चाहिए होता है या संख्या चाहिए होती है। तो हमने इष्ट मान लिया 6। अब जो इष्ट मान मानते हो वो संख्या में एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। तो हमने क्या कहा, 106 में एक बार 6 जोड़ दिया और 106 में एक बार 6 घटा दिया और प्लस करके उस इष्ट का वर्ग मान कर दो, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 6 6 112 और 6 घटा दिया तो 100। बताओ ये गुणा आसान हो गया कि नहीं हो गया। हम इष्ट मान एक ऐसा मानते हैं कि वो एक संख्या ऐसी दो प्राप्त कर लेंगे जिनका आपस में गुणा बिना रफर के कर पाते हैं। यही इष्ट मान आपका काम करता है। इष्ट मान सही होगा तो जल्दी कर पाएंगे, इष्ट मान गलत होगा तो गुणा करना। अब मान लीजिए आप 4 लेते, तो 4 लेते तो इसमें 4 जोड़ते 110 हो जाता, इसमें से 4 घटाते तो 102 हो जाता। अब आपको गुणा करना था, है ना, और जो इष्ट मान लोगे फिर उसका वर्ग करना पड़ेगा। लो कुछ भी आपका आसान काम हो वो संख्या उठाना है। तो ये कितना हो गया अपने पास में, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो यहां से अपने पास में देखो 11200 प्लस जोड़ कितना है 36, तो ये हो गया 11236, 112 36। आपके पास क्या प्राप्त हुआ, वर्ग प्राप्त हुआ, किसका, 106 का। कौन सी विधि, संकलन व्यंकलन विधि। इसकी कोई शर्त नहीं है, किसी भी संख्या में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुए वर्ग की 500 विधियां। आइए घन पे बात करते हैं, और घन की पहली विधि निखलम विधि, और निखलम विधि के अंदर आपने वर्ग भी किया था, अब हम घन कर रहे हैं। वही बात, आधार और उपाधार वाली दो बातें हैं, इनके फॉर्मूले बड़े हैं, थोड़ा सा याद रखना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले हम 109 का घन कर रहे हैं, 109 की पावर 3 है, 109 का घन कर रहे हैं, और आप इस संख्या को तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 100 + 9। इसमें आधार कौन है 100, विचलन कौन है 9 है। तो वो कहते 3 खंड बनाओ, बना दिए। पहले खंड में विचलन का क्यूब, पहले खंड में विचलन का क्यूब यानी 9 का क्यूब। दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर इंटू 3, विचलन का स्क्वायर इंटू 3 दूसरे खंड में। पहले खंड में विचलन इंटू संख्या, विचलन इंटू 2, सॉरी विचलन इंटू 2 प्लस संख्या, संख्या आपकी कितनी है 109। लो जी, अब इसे हल कर देते हैं, रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो 9 का क्यूब, 3 खंड बने अपने पास में, पहले में विचलन का क्यूब, दूसरे में विचलन स्क्वायर इंटू 3, और तीसरे खंड के अंदर विचलन का डबल प्लस संख्या। आइए इसे हल करते हैं। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 होता है क्या, बिल्कुल होता है। 9 का स्क्वायर 81, 81 का गुणा किया 3 और 8 × 24 243। यहां से गुणा करते हैं, 9 2 18, 18 को 109 में जोड़ दिया 127। आप ध्यान रखेंगे पहले गुणा करेंगे, जोड़ मत देना, पहले गुणा करके फिर जोड़ेंगे। अब आपके पास में 3 खंड प्राप्त हुए। अब आपको प्रत्येक खंड में से कितने अंक उठाने, ये कौन बताएगा, ये आपका आधार मान बताएगा। आधार में जीरो कितनी है 2, प्रत्येक में से 2 जीरो उठाओ, तो यहां से 29, ये 7 जोड़ दिया तो 250 हो गया। 250 का 50 लिखा अपनों ने, 2 हंसल गया तो 2 जोड़ दिया 129। तो क्या रिजल्ट आया 129 50 29, 129 50 29। और एक बड़ी संख्या का आपने क्या मान प्राप्त कर लिया, घन प्राप्त कर लिया। किस विधि के माध्यम से, निखलम विधि के माध्यम से। सूत्र याद रहेगा, किसी भी संख्या में आप मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर उपाधार आ जाए तो कैसे, उपाधार आपके सामने है, आपको क्या करना है 43 का घन करना है। अगर आपको 43 का घन करना है तो आपकी संख्या होगी 4 × 10 + 3, जिसमें 4 क्या है उपाधार है, 10 क्या है आधार है, 3 क्या है विचलन है। आपकी संख्या प्राप्त होगी। आइए अब इसे हल कर देते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले आपने कहा विचलन का क्यूब, तो मतलब 3 का क्यूब, विचलन का क्यूब हो गया अपने पास में। दूसरा खंड बनाइए, फिर विचलन का स्क्वायर, विचलन 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू उपाधार, उपाधार कितना है 4, ये दूसरा खंड हुआ। जो क्रम, अगर फॉर्मूला याद है तो सिर्फ कॉपी करना है, नहीं याद है तो गड़बड़ हो गया अपने हाथ से। फिर अपने पास में तीसरा खंड विचलन इंटू 2, विचलन कितना है अपने पास में 3 है, 3 × 2 प्लस संख्या, संख्या कितनी है 43। जो भी मान आएगा वो क्या करेगा, उपाधार के गुणा करेगा वर्ग से। ये लो उपाधार का वर्ग। फॉर्मूले को देख देख के मैंने वैल्यू पुट कर दी, और मैंने कुछ भी अलग नया काम नहीं किया। आपको भी याद है तो हम लिख पाएंगे, मुझे भी याद है तो मैं वैल्यू लिख पाऊंगा, नहीं तो गया क्वेश्चन अपने हाथ से। अच्छा, इसकी कहाँ आवश्यकता, आप बोलोगे सर मैं क्यूब गुणा कर दूंगा,
किसी तीन संख्या का आपस में गुणा करना आपके लिए पेपर के दौरान आसान काम नहीं है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए कम से कम वो एक विधि को तो पकड़ो वर्ग और घन के अंदर, और अगर सारी विधियां याद रह जाए तो कहना क्या क्वेश्चन जल्दी होता है। 3 के पावर 3 का मान होता है 27, 3 × 9 = 27, 27 का डबल 54, 54 का डबल 108। अगर हमने मैं गुणा भाग कहीं गलत नहीं लिखा तो आंसर बिल्कुल सही प्राप्त होगा अपने को। 3×2 = 6 और ये 43 और 6 कितना हो गया 49 का गुणा करना है 4 × 16 के साथ, तो 50 का 16 से गुणा करते हैं 5 16 5 से 800 784, तो ये रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 784। यहां मैं गुणा करके लिख रहा हूं 784। अब आपको प्रत्येक खंड में से देखो कितने अंक लेने हैं, ये आधार पर डिपेंड करेगा, आधार में 1 0, प्रत्येक में से 1 अंक। यहाँ 7 का 7, 2 इधर आया तो अपने पास में 110 हो गया, 110 का 0 ज्ञान असल गया यहाँ पर आ गया, ये हो गया 5 9 और 7, 795 795 एक बार मैं थोड़ा सा इसे चेक करना चाहूंगा, मैं सही तो निकाल पाया हूं क्या? ऐसा नहीं है कि हमने गलत किया, लेकिन हम अपना आंसर कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ 795 बिल्कुल सही निकाला। कैसे संभव हो पाया? अगर हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही था। तो ये हमारी उपाधार विधि घन करना सीखा था। निखिलम विधि के माध्यम से आधार और उपाधार दो विधियां होती है, कोई सीमा नहीं है, किसी भी संख्या में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आधार है तो फॉर्मूला छोटा, अगर उपाधार आ गया तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है घन प्राप्त करते समय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि आती है उपसूत्र अनुरूपण विधि के अंदर हम बात करते हैं। इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि घन प्राप्त करने के सूत्र एकाधिकरण प्रमेय विधि को अवॉइड कर दो, वो परेशान भी करेगी, बड़ी भी है, उलझा देगी और वो वर्ग में और आपको परेशान करेगी। यहाँ पर दो विधियां अगर आपको आती है तो काम बन जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग घन करते समय, या उपसूत्र अनुरूपण या निखिलम विधि, केवल दो ही याद रखना है और दोनों मैं करवा रहा हूँ। देखो हमें करना है 63 का क्यूब करना है। 63 का क्यूब करते समय उपसूत्र अनुरूपण विधि के अंदर आपके पास में 4 खंड बनते हैं। 4 खंड कैसे बनते ध्यान से देखिएगा। 4 खंड बनाने के बाद में दाएं तरफ से शुरू किया करो हमेशा। सबसे पहले इकाई अंक को पकड़ो, सबसे पहले इकाई अंक को पकड़ो, तो इकाई अंक का क्यूब, फिर इकाई अंक का स्क्वायर और फिर इकाई अंक। हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ दहाई के अंक से पकड़ो, दहाई का अंक का क्यूब, दहाई के अंक का स्क्वायर और दहाई का अंक। लो जी, आपके पास में आपके 4 खंड प्राप्त हो गए। लिखने का तरीका अगर समझ में आ गया तो बहुत जल्दी कर जाएंगे। पहले हमने इकाई अंक की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर इधर से चले दहाई की पावर 3, 2 और 1, और आपस में गुणा करना, अगर दो कहीं अंक मिल जाते हैं तो। यहाँ दो दो संख्या थी, हमने गुणा करना है। आइए अब बात करते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप इनका जो मान है वो प्राप्त करो। 3 की पावर 3 का मान 27, 3 × 9 = 54, और कितना हो गया 6 × 36, 36 तिया 108 होता है क्या? हाँ 108, और 6 की पावर 3 कितना होता है 216। ये होने के बाद में ध्यान रखना है मध्य खंड में जो मान प्राप्त होता है उसका डबल जोड़ना है। मध्य खंड में जो मान प्राप्त होता है उसका डबल, 54 का डबल कितना होता है 108, जोड़ना है। और यहाँ पर 108 का डबल कितना 216 को जोड़ना है। लो जी, जोड़ने के बाद का आपका रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है ध्यान से देखिए। पहले खंड में है 27, दूसरे खंड में 8 4 12, 6 162, यहाँ पर 8 6 14, 2 और 324, और यहाँ से है 216। प्रत्येक में से मान प्राप्त हुए। अब प्रत्येक खंड में से केवल एक अंक लेना, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये अच्छी बात है कि उपसूत्र अनुरूपण विधि में वर्ग कर रहे थे तब भी और घन कर रहे थे तब भी प्रत्येक में से एक अंक। तो यहां से एक अंक 7, 2 अंसल में गया तो 8 हो गया, 16 अंसल में आएगा तो 40 हो गया, 34 यहां पर आएगा तो 250 हो जाएगा। चेक करते हैं, 7 2 8, 16 अपने पास 340, 340 का 0, 34 इधर आया, 34 6 40 50, 250 है, बिल्कुल ठीक है। 25 00 87 आपके पास में क्या प्राप्त हुआ 63 की पावर 3 का मान प्राप्त हुआ। किस मेथड के माध्यम से? उपसूत्र अनुरूपण विधि। और इसकी शर्त, इसकी सीमा क्या है? ये केवल दो अंकों की संख्या पे काम करता है, ये केवल दो अंकों की संख्या का घन मान प्राप्त करने में ही उपयोगी है। इससे ज्यादा बड़ी संख्याओं का आप वर्ग घन मान नहीं प्राप्त कर सकते, फिर आपको निखिलम विधि में आना पड़ेगा। ये थी वर्ग और घन प्राप्त करने की विधियां। अब आपके कुछ साथी कहते हैं सर जी वर्ग और घन ही पूछा जा रहा है। बिल्कुल पूछा जा रहा है। आपको देखो दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कि किसी एक संख्या का सीधा वर्ग या घन पूछे आपसे, तो सीधा वर्ग या घन पूछे तो अगर विधि याद रहेगी तो ठीक, नहीं तो गुणा करो।
पर आप ये अपने आप को जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई 3 अंकों की 4 अंकों की बड़ी संख्या का गुणा पूछ लिया तो समस्या हो सकती है। यदि आपको मैं कह दूं 99 का आपस में 3 बार गुणा करो तो भी महाभारत हो सकती है अपने लिए। तो कोशिश करें कि कोई 1-2 विधि आपको याद रहे और सारी याद रह जाए और फॉर्मूलों के साथ रह जाए। तो 2 बातें होती है, आपकी गणित की कैलकुलेशन अच्छी बना देती है, प्लस आपके सिलेबस का टॉपिक भी कवर करते हैं, भले ही आपका सीटी और एलडीसी का फर्क नहीं पड़ता। वर्क करने की ये विधियां। अब उसके बाद में आ जाते हैं वर्गमूल और घनमूल। अभी वर्ग और घन किया, अब उनका रूट करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल सामने में सिर्फ समझाता चलूंगा। देखो, घन वर्गमूल करने की 3 विधियां होती है। पहली होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि और तीसरी है वैदिक विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या करते हैं, जो भी आपको संख्या दिया जाता है, आपका क्वेश्चन ये होता है ना ऐसा, वर्गमूल करने का मतलब ये होता है, ध्यान रखेंगे किसी संख्या के ऊपर ऐसा सिंबल लगा हो या किसी संख्या की पावर है, किसी संख्या की पावर 1/2 हो, मतलब एक ही है। ये आप जरूर ध्यान करेंगे, क्योंकि काफी बार एलडीसी और सीटी के एग्जाम में पावर 1/2 या 1/3 लगा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल है, पावर 1/3 का मतलब घनमूल है। जब ऐसा क्वेश्चन बन के आता है तो आपको अपने गुणनखंड मेथड पर आना आसान रहता है आपके लिए। वर्गमूल करते समय या घनमूल करते समय, गुणनखंड करते समय आप अपने फेवरेट पाड़े से शुरुआत कीजिए, 2 के पाड़े से टुकड़े करते चले, संख्या के 2 का 3 का 4 का जैसे जैसे टुकड़े होते जा रहे करते चलिए, तब तक करोगे टुकड़े जब तक के लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 का आ जाए। क्या ना आ जाए, 1 आ जाए। फिर जैसे ही आप वर्गमूल करते हैं तो आप यहां पर 2-2 के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल देते हैं। 2-2 के जोड़े बनाते हैं तो 2 का जोड़ा 1 बना, 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना और फिर 5 का जोड़ा। प्रत्येक जोड़े में से एक एक मान बाहर निकालते हैं, प्रत्येक जोड़े में से एक एक मान बाहर निकालते हैं। अब इनका गुणा कर दो अपने पास में, तो 5 तिया 15, 15 दुआ 30, 30 तिया 90 और क्या प्राप्त हुआ, वर्गमूल प्राप्त हुआ। किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और कहां से क्या करेंगे कि अपने फेवरेट पाड़े से टुकड़े करने शुरू कर देंगे। फेवरेट पाड़ा है 2 का, अगर 2 से ना हो तो 3, 3 से ना हो तो 5। कोशिश करें कि अभाज्य पहाड़े लेके चले आप। लेकिन कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें टुकड़े नहीं होते। मान लीजिए अगर कोई संख्या सिर्फ 53 के पहाड़े से कटने वाली है, अब 2809 दे दिया और वो संख्या सिर्फ 53 के पहाड़े से कटेगी, तो आप उसके टुकड़े नहीं बना पाएंगे। टुकड़े नहीं बना पाए तो आपके अभाज्य गुणनखंड विधि काम नहीं करेगी, वहां पर आपको दूसरी विधि पे आना पड़ेगा। और दूसरा मेथड आपके पास में क्या है, भाग विधि। छोटी क्लास में आपने सीखा होगा, मैंने पीवाईक्यू के अंदर कभी बताया तब सीखा होगा, किसी भी माध्यम से मैंने यूट्यूब पर भी और पेड कोर्स में बार बार बताने का प्रयास किया है कि भाग विधि से वर्गमूल करना। अब मेरे पास वो समय नहीं और आपके पास में भी इतना बड़ा समय नहीं लूंगा कि मैं ये बताऊं कि भाग विधि कैसे करेंगे। ले मेरा यह काम था कि आपको ये बताना कि चैप्टर में क्या क्या है और कौन कौन सी बातें याद रखनी। भाग विधि के माध्यम से आपको वर्गमूल करना पड़ेगा। कुछ कॉमन सी बातें मैं बता देता हूं, क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा जोड़े बनाने पड़ते हैं। जोड़े बनाने के क्रम में भी ध्यान देंगे, अगर वो संख्या पूरी पूरी है तो आप दाएं तरफ से जोड़े बनाएंगे और अगर वो संख्या पॉइंटों में है तो आप बाएं तरफ से जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद में आपको भाग देने वाली संख्या खुद को ढूंढना होता है और उस संख्या को वर्ग रूप में पढ़ा पढ़ते हैं। वर्ग रूप में पढ़ा पढ़ने के बाद जो शेषफल बचता है उसको नीचे लाएंगे। मैं बोलना शुरू कर देता हूं। जैसे दाएं तरफ से हमने जोड़ा बनाया 76, 49 और 10, तो सबसे पहले हमने 3 का पाड़ा उठाया, 3 तिया 9, शेषफल क्या आया 1। जैसे शेषफल बचता है उसके बाद में आगे का पूरा जोड़ा उतार लिया जाता है, तो आपके पास संख्या क्या होगी 149। ऊपर जिसका गुणा जिससे वर्ग करके ये मान प्राप्त किया था उनका आपस में जोड़ करना है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6। अब 6 के आगे कुछ लगाएंगे कि पहाड़ा चलेगा, 6 के आगे 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ। हमने 2 लगाया तो 2 से ही गुणा करना होगा, तो 62 दुआ 124, शेषफल बचा 25, आगे का जोड़ा फिर उतारा। अब क्योंकि यहां गुणा क्या था, अब जोड़ करो, 62 और 2 कितना हो गया 64। अब 64 के आगे कोई अंक लगाएंगे और अपने पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 64 के आगे 4 लगाया तो 4 से गुणा, 3 लगाया तो 3 से गुणा। हम 4 से गुणा करते हैं और गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट शून्य प्राप्त होता है। तो आपका वो क्या प्राप्त हो जाता है, वर्गमूल वाली वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यानी 10, 49, 76 का वर्गमूल मान कितना है 324। या अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि। यदि आपको लगता है कि ये दोनों ही मुश्किल हैं तो तीसरा मेथड आता है वैदिक मेथड। इस पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैदिक मेथड से किसी संख्या का वर्गमूल करना है तो सबसे पहले इकाई अंकों का ध्यान रखना है। इकाई अंकों का क्या ध्यान रखना है, अगर आप किसी संख्या का वर्गमूल कर रहे हैं और वहां पर एक है अपने पास में, वहां पर एक है तो वर्गमूल करने के बाद में 1 या 9 आएगा।
1 या 9, वर्गमूल करने के बाद के रिजल्ट वाली संख्या में इकाई अंक 1 या 9 आएगा। अगर 4 हुआ तो 2 और 8 आएगा, 5 हुआ तो 5 आएगा, 6 हुआ तो 4 और 6 आएगा, 9 हुआ तो 3 और 7 आएगा, और 0 हुआ तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अब आप बोलो गुरुजी याद क्या रखा? तो फिर एकमात्र तरीका ये भी है कि आप 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिख लो, इकाई अंक अपने आप सामने आ जाएंगे आपके पास में। तो सबसे पहले इकाई अंक, ये पहला काम करना है। जैसे अब यहां से लेते हैं, इकाई अंक 9 है, अब वर्गमूल करेंगे तो 9, अगर इस संख्या के अंदर 9 इकाई अंक है तो बाहर वर्गमूल करने पे क्या आएगा? तो आपने लिख रखा है 3 या 7, तो आपका इकाई अंक या 3 या 7 आएगा, पहला काम। चरण नंबर 2 कहता है कि आपको दहाई का अंक हमेशा काटना है, तो दहाई का अंक काट दो, जो मर्जी हो, छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। बचा क्या? 151। चरण नंबर 3 कहता है कि अब इकाई और दहाई अंक, 2 अंक निकलने के बाद में पीछे जो संख्या बची है उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तुरंत छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, और आपके पास संख्या बची है 151। 151 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 144। 144 का वर्गमूल मान कितना होता है? क्या? 12। तो जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ वो जो 12 मिला है वो इन दोनों अंकों के साथ लगेगा। अब आपका आंसर या तो 123 और या 127। आप ऑब्जेक्टिव पेपर करने जा रहे हैं, यदि दोनों में से केवल एक ऑप्शन है तो टिक करके आगे बढ़ जाओ, बिना सोचे समझे आपका आंसर सही है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है। उस केस में क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट, उन दोनों संख्याओं के बिल्कुल बीच का पॉइंट कौन सा आएगा? 125, और 125 में एकाधिकरण पूर्वेण विधि काम करती है, बिना रफ वर्ग के आप वर्ग बता सकते हैं। 5 का वर्ग हो गया 25, 12 और 13 का गुणा किया तो 144 और 12 156 25, कितना आएगा? 156 25। लेकिन आप जिसका वर्ग कर रहे हो वो कितना है? 151 29, और 125 का वर्ग कितना है? 156 25। तो आप इतना तो अंदाजा लगाओ ना, ये जो संख्या है इससे वो पूरी जो संख्या है वो बड़ी है कि छोटी है? 156 25 से पहले नहीं आता क्या? 151 29 पहले आता है, इसका मतलब उससे ऊपर वाली संख्या का वर्ग है। अगर बाद में आता तो इससे नीचे वाली संख्या का। तो आपका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 123। किस मेथड से? वैदिक मेथड से। आपने ये 3 मेथड होते हैं वर्गमूल करने के, टुकड़े कर लो लास्ट तक, जब तक एक नहीं आता, 2 2 के जोड़े बनाओ बाहर निकाल दो, या भाग विधि से कर लो, या फिर आपको वैदिक मेथड जो सबसे आसान रहता है। और एक बात का जरूर ध्यान रखोगे, ये बात मैंने बुक में भी अच्छे से कि सारा मैटर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक के पढ़ा रहा हूँ मैं अपने को। थ्योरेटिकल पोर्शन समझना आसान रहेगा, जिनके हाथ में बुक है, नहीं है तो फिर वो आप जैसा भी करना चाहें कीजिए। आपने यहाँ पर एक बात लिख दी, वैदिक विधि चाहे वर्गमूल में हो या घनमूल में, ये केवल तभी काम करती है जब वो आपकी संख्या पूरी पूरी वर्गमूल हो रहा हो या पूरा पूरा घनमूल हो रहा हो। अगर मान पॉइंटों में जा रहा है तो वैदिक मेथड काम नहीं करेगा, वहां आपको गुणनखंड विधि या भाग विधि। पर अच्छी बात है आपके सिलेबस में पूर्ण वर्ग संख्या ही है, तो बहुत कम चांस है कि पॉइंटों में आने वाली वैल्यू दी जाएगी, आपका मान पूरा पूरा ही प्राप्त होगा। तो आप वैदिक मेथड यूज कर सकते हैं सामान्यतः। वर्गमूल का सिंबल मैंने बता दिया, या तो रूट सिंबल लगा होगा या पावर 1/2 लगा होगा। इसी क्रम में आ जाते हैं अपने पास में कौन सी? घनमूल के अंदर। घनमूल के अंदर 2 विधियां यूज करेंगे, गुणनखंड विधि। उसी प्रकार से आपने किसी भी पहाड़े से शुरुआत कर दीजिए और उस संख्या के तब तक टुकड़े करो जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। और टुकड़े होने के बाद में आप अपने दाएं तरफ से जो टुकड़े बने हैं उनमें वर्गमूल में 2 2 के जोड़े और घनमूल में 3 3 के जोड़े बना दो। तो 3 का जोड़ा 1 बना, 1 3 बाहर, 3 का जोड़ा 1 और बना, 1 और 3 बाहर, 5 का जोड़ा 3 1 और बना तो 5 बाहर। लो जी, जिनके 3 का जोड़ा बने तो एक संख्या बाहर निकाल दो। तो कितना हो गया? 3 3 9, 9 5 45। आपका आंसर आपके हाथ में है 45। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से आपने क्या किया? घनमूल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और अब आ जाते हैं भाग विधि या वैदिक विधि के माध्यम से घनमूल करना। ध्यान से देखिए, इकाई अंकों का मैंने चार्ट बना के रखा है आपके सामने ताकि पहचान जल्दी हो जाए। इकाई अंकों में देखो कितनी अच्छी बातें हैं। घनमूल करते समय कितने सारे अंक इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं। 1 का 1, 5 का 5, 9 का 9, 4 का 4, 6 का 6, 0 का 0। ये समान अंक लेके आते हैं। 0 0 लेके आता है, 6 6 लेके आता है, 4 4 लेके आता है, 1 1 लेके आता है, 5 5 लेके आता है, 9 9 लेके आता है। पीछे बचे अंक देखो कितने जोड़ीदार के पूरक अंक के रूप में, यानी परम मित्र के रूप में आंसर आता है। 7 का परम मित्र 3 नहीं होता क्या? और 3 का परम मित्र
7 होता है। 2 का परम मित्र 8 और 8 का परम मित्र कौन होगा 2। बाकी 4 जो हैं जोड़े जो बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे वो परम मित्र के बन जाएंगे और बाकी कुछ अंक जो होते हैं वो समान अंक लेके आते हैं। तो आइए अपने पहले इकाई अंक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 2 है और 2 अपना परम मित्र लेके आएगा कि नहीं आएगा, जब घनमूल, यहाँ सिंबल लगाओ घनमूल का, घनमूल में परम मित्र लेके आएगा तो 2 का घनमूल कितना होगा अपने पास में सॉरी 2 का परम मित्र कौन है अपने पास में 3 है, तो सॉरी 8, तो 2 का परम मित्र कौन हो गया अपने पास में 8 हो गया। अब वर्गमूल में केवल एक खंड छोड़ रहे थे, एक अंक छोड़ रहे थे और घनमूल में दहाई और सैकड़े 2 अंक हमेशा छोड़े जाते हैं। घनमूल में हमेशा 2 अंक छोड़े जाते हैं तो आपने 2 अंक छोड़ दिए। बचा क्या अपने पास में 21 और आगे आप चरण नंबर 3 में कहो कि जब आपका इकाई दहाई और सैकड़ा अंक निकल जाए तो पीछे एक संख्या जो बचेगी अपने पास में, जो अंकों की संख्या बचेगी उससे पूर्ण तुरंत छोटी पूर्ण घन संख्या आपको चाहिए। तो 21 से छोटी, आप देखो घन संख्या जानते हैं 1 होता है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 3 का मान 1 होता है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। तो 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है 8 और 8 का घनमूल क्या होता है क्या 2 होता है। तो लो जी आपका सीधा सीधा आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ आपको 28 प्राप्त हुआ। तो ये थी आपके पास में कौन सी विधि जो आप कह रहे थे कि पूर्ण जो घन संख्या का, और ये भी इसकी भी सर ध्यान रखेंगे ये केवल कहाँ काम करता है पूर्ण घन संख्या में काम करता है और पूर्ण घन संख्या के अंदर वैदिक मेथड के माध्यम से आप काम करते हैं। तो इकाई अंक को पकड़ो, दहाई और सैकड़े को छोड़ दो, बची संख्या से तुरंत छोटी संख्या प्राप्त करो। और बड़ी अच्छी बात क्या है घनमूल वर्गमूल से भी आसान है क्योंकि वर्गमूल में 2 ऑप्शन बन रहे थे, घनमूल में सीधा सीधा आंसर प्राप्त होगा आपको। चलिए ये थी वैदिक मेदिक के माध्यम से आपने घनमूल करना सीखा। अब वर्गमूल और घनमूल में कुछ वो थ्योरेटिकल बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, कभी नहीं भूलना, आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने दोनों को लेफ्ट राइट सामने लिख दिया। ध्यान से देखिए इकाई अंकों पे बात करें, वर्गमूल के अंदर इकाई अंक केवल ये हो सकते हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकते हैं। कौन कौन से अंक होंगे इकाई अंक, यानी इस रूट के सिंबल के अंदर जो इकाई अंक हो सकता है ना, ये 2 तो मत लगाओ, इसके अंदर सिंबल में कौन कौन से इकाई अंक हो सकता है 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता क्या 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है किसमें वर्गमूल करते समय। अच्छा अगर ये हुआ तो क्या होगा कि अगर लास्ट का इकाई अंक आपका 2, 3, 7 और 8 हुआ तो आपका मान पॉइंटों में जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा जाएगा। लेकिन यहां अगर ऐसा हो तो पूरी पूरी संभावना है कि उसका मान पूरा पूरा प्राप्त होगा। अगर वो ऐसा प्रश्न बना दे 4 ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग और कौन सी घन संख्या है, तब आपका ये तरीके काम करते हैं। ये पहला तरीका हुआ। इकाई अंक यहाँ पर कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, नहीं होने वाले याद रखो और भले होने वाले एक तरफ के याद रखो, दूसरे अपने आप रह जाएंगे। घनमूल में इकाई अंक की कोई शर्त नहीं है क्योंकि सारे अंक आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक सारे अंक आते हैं, लेकिन उनको 2 भागों में आपने डिवाइड किया था क्योंकि आपने कहा था 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ये ऐसे अंक आते हैं जिनके इकाई अंकों में कोई परिवर्तन है होता ही नहीं है, वो समान अंक लेके आते हैं। लेकिन 2, 8, 3 और 7 अपने परम मित्र का लेके आते हैं नहीं लेके आते, जो मैंने अभी बताया था इकाई अंक को लेके बात हुई। दूसरा पॉइंट आता बीजांक को लेके, वर्ग संख्या जब आपके सामने हो वर्गमूल करना है तो आपका बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है। क्या हो सकता है 1, 4, 7, 9 बीजांक हो सकता है। तो फिर क्या नहीं होगा, तो इनको हटा दो, पीछे बचे सारे अंक लिख दो। 0 कभी बीजांक होता नहीं, तो 2, 3, 5, 6 और 8 ये तो बीजांक होंगे नहीं और ये बीजांक होंगे। मतलब अगर आपके रूट के अंदर एक संख्या दे रखी है तो इसका बीजांक मान 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर इसके अलावा कोई बीजांक मान लेके आता तो उसका मान पॉइंटों में जाएगा, ये बीजांक मान का कहना होता है। लेकिन घन में भी इसी प्रकार से वर्ग में 4 बीजांक मान होते हैं और घन में केवल 3 होते हैं, 1, 8 व 9 ये 3 अपने बीजांक मान हो सकते हैं। 1, 8, 9 के अलावा कोई भी अगर बीजांक मान आता है तो उस संख्या का पूरा पूरा घनमूल नहीं प्राप्त होगा। ये था जी आपका वैदिक उदाहरण, जहां जरूरत थी मैंने लिए थे वैदिक के, मैंने केवल, और ये मैं फिर से बोलना चाहूँ गणित चालीसा अपनी क्लास ये कहती है कि आप जब भी समय मिले सुनिए, इनको सुनेंगे तो ये बातें ये फॉर्मूले बार बार, क्योंकि
सारे फॉर्मूले, सारे प्रॉपर्टी, जो सारे नियम जो हमें याद रखना है वो गणित चालीसा के माध्यम से आपके सामने लेके आ रहा हूं, पूरे चैप्टर में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते हुए। इतनी बातें अगर याद रखते हो तो वैदिक के नियमों पे, प्रॉपर्टी पे बनी बातें हो चुकी है और सीधा वर्गमूल घनमूल करना आ गया तो आप कर सकते हैं। वैदिक के प्रश्न आए 2 और 3 आए, आपके हाथ से नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, और कम समय में अंदर जो बहुत बड़ी बातें हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी। और आप अगर चाहते हैं कि इसी क्रम में अपने और लगातार चल दें तो फिर क्लास को लाइक नहीं करेंगे, लाइक तो करेंगे सॉरी, अगर लाइक करने की संख्या कम और शेयर अगर आप करोगे नहीं तो फिर मैं भी कंजूसी करूंगा। इन क्लासेस को जारी रखने में सिर्फ आपसे एक ही बात मांगी जा रही है कि सबसे पहला आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा कमेंट देके जाएंगे कि क्या हमें ऐसी क्लासें और आगे भी पढ़ने की आवश्यकता है या आपको किसी जरूरत है। जिस टॉपिक की आपको आवश्यकता है वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में करें, मैं तुरंत अगले वाला चालीसा उसी टॉपिक पे जरूर लेके आऊंगा। लाइक कमेंट दोनों कंपलसरी है, शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी अभी तक कंप्लेन करेंगे कि सर जी आपकी क्लासेस अभी मिली है मुझे, अगर पहले मिली होती तो बहुत अच्छी तैयार हो जाती। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि इसमें कमी सिर्फ आपकी रह रही है, क्योंकि आप मेरे को आगे पहुंचा ही नहीं रहे हो, आप कंजूसी कर रहे हो, आप मतलबी हो चुके इस बात को लेके कि हमारा गणित अच्छा हो रहा है दूसरों का क्यों करवाएं। तो ये थोड़ा सा काम छोड़िए जी, ऐसा मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं कहीं नई एक गणित चालीसा के साथ में। इसी प्रकार से अगला टॉपिक कौन सा रखना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। धन्यवाद।